हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर। जैसे कि प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है वहाँ पर हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे प्रश्न पत्र देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है, कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो एक बार यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे क्वेश्चन पेपर के। तो सबसे पहले जो बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आती हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया है वो कितने नंबर के लिए हमारे पास आया है। तो आपने कहा 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपके पास यहाँ पर आया है। टोटल जो आपके पास समय है, जो टाइम हमारे पास है वो यहाँ पर है 2.5 घंटे का समय। ठीक है, टाइम कितना है? 2 घंटे और 30 मिनट का समय हमारे पास आता है। क्लियर है? आपने कहा जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे ही अनिवार्य हैं और क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वो उसके क्वेश्चन के आगे आपको बता रखा है कि ये जो क्वेश्चन है ये इतने नंबर का आपके पास आता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है बहुविकल्पी प्रश्न। अगर हम बोलेंगे तो टोटल 12 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में अलग अलग सेगमेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आपके पास आएंगे। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये 12 बहुविकल्पी प्रश्न है। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर के लिए आपके पास आएगा। तो 12 बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 12 नंबर के लिए आपके पास होंगे, यानी कि एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसीलिए 12 बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 12 नंबर के लिए आपके पास आए हैं, 12 नंबर के होंगे। अच्छा, एक और चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमने कहा कि जब भी हम अपना सिलेबस देखते हैं, जब भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे क्योंकि साथ में बायो के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ बायो के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि कितने बायो के क्वेश्चन हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एक एक करके देखो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे आ जाओ। ये जो आपका है वो आपका बायो का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीवी कौन से होते हैं? Which two microorganisms form a symbiotic relationship within a lichen? आपने कहा लाइकेन जब बनता है तो लाइकेन यहाँ पर किसके सहजीवी संबंध से बनता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है, वो आपको बताना है। इन शॉर्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बोलूँ तो आपने ये बताना है कि लाइकेन किन 2 सूक्ष्म जीवों के संबंध से बनता है या किन 2 सूक्ष्म जीवों की वजह से बनता है। सबसे पहला तो ये है कि सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा कि सहजीवी संबंध के फलस्वरूप यहाँ पे लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध क्या होता है। तो एक बार हम लोग समझ लें सहजीवी संबंध क्या होता है। क्वेश्चन है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे लाइकेन के बारे में। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, एक जीव है, कोई भी जीव है, ठीक है, इसका नाम है ए, और एक दूसरा जीव है, इसका नाम है बी। अब क्या होता है कि ये दोनों ही अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए, या फिर आपने कहा कि अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। कैसे? जो जीव ए है, जिसका नाम क्या है, ए है, वो बी को कुछ चीज देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, बी को कुछ देगा, बदले में बी जो है वो भी ए को कुछ देता है। तो यानी कि दोनों के बीच आदान प्रदान चल रहा है, जो ए जो है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि जब 2 जीव जो है, 2 जीव आपस में एक दूसरे पे क्या हो, निर्भर हो,
और आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई चीज दे रहे हो और इस प्रकार से एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं किसी न किसी चीज पे। देखो, जीव ए जो है वो बी को कुछ दे रहा है, यानी कि बी जो है वो ए पे डिपेंड है किसी चीज के लिए, और बी भी बदले में यहाँ पे जीव जो ए है उसको कुछ देगा, मतलब ए भी बी पे डिपेंड है किसी न किसी चीज के लिए। तो सहजीवी का मतलब होता है कि साथ साथ जो जीवन यापन करते हैं, और आप कह सकते हैं कि चीजों के आदान प्रदान के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जीव ए जो है, ठीक है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल जीव ए क्या करता है, यहाँ पर बी को क्या देगा, खाना दे देता है, फूड या ग्लूकोज, ठीक है, फूड या ग्लूकोज आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ए जो है वो बी को क्या देगा, फूड देगा। अच्छा, बी बदले में क्या देता है, बी बदले में देता है जैसे कि वाटर, पानी, ठीक है, और जैसे कि जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर, जी बी भी क्या दे रहा है, ए को कुछ ना कुछ यहाँ पर दे रहा है। तो अब समझ आए सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, ये समझ आए कि सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। अच्छा, एक जो सहजीवी संबंध है उसके जब वो सहजीवी संबंध स्थापित होता है तो उसके बदले में यहाँ पे लाइकेन का निर्माण होता है। यानी कि लाइकेन का निर्माण कब होता है, जब दो जीव क्या करते हैं, आपस में यहाँ पे सहजीवी संबंध में रहते हैं। दो जीव है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी जो हैं वो एक जगह पे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देते रहेंगे, और वहां पर जो निर्माण होता है वो होता है लाइकेन का निर्माण। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो लाइकेन के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले, जो लाइकेन जो वहां पे बना है वो सहजीवी संबंध के फलस्वरूप बना है, एज अ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बना है। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, वो सहजीवी संबंध जो है वो किन दो जीवों के बीच में बन रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फफूंदी और प्रोटोजोआ के बीच में, सेकंड कहते हैं जीवाणु और प्रोटोजोआ के बीच में, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, थर्ड कहता है शैवाल और जीवाणु यानी कि एल्गी एंड बैक्टीरिया, लास्ट कहता है शैवाल एंड फफूंदी, एल्गी एंड फंजाई। बताओ कि सहजीवी संबंध इन चारों में से किन दो सूक्ष्म जीवों के बीच में बनता है। देखो एक बार, चलिए देखो, अगर एग्जाम्पल पे वापस चले, ठीक है, एग्जाम्पल पे अगर वापस चले तो देखो यहाँ पे देखो, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल जो जीव ए है उसका नाम है शैवाल या एल्गी जिसको हम कहते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, इसमें ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, क्या नाम है उस पिगमेंट का, क्लोरोफिल है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो ये ग्लूकोज बनाएगा, और ये इसी ग्लूकोज को शेयर करता है किसके साथ, जो हमारे पास जीव बी है उसके साथ। तो मैंने माना कि फॉर एग्जांपल ये है फंगस जिसको हम कवक कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन फोटो सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें नो क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप होंगे, इसीलिए ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप या परपोष होंगे। कौन, किसकी बात हो रही है, कवक की बात हो रही है, ध्यान से समझो। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल जीव ए जो है वो है शैवाल जिसको हम एल्गी यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, और ये जो एल्गी है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो अब इनमें फोटोसिंथेसिस होगी, और इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। किसको, एल्गी या शैवाल को हम ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। अब ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक, इनमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज बन रहा होगा, तो इसीलिए ये अपना जो ग्लूकोज है वो किसके साथ शेयर करेंगे, इस जीव बी के साथ करेंगे। अब ये जीव बी को ग्लूकोज दे रहे हैं, इट मीन्स कि जो जीव बी है, जो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें ग्लूकोज नहीं बन रहा होगा, ये खुद से ग्लूकोज नहीं बना रहा होगा, मतलब कि ये क्या होगा, हेटेरोट्रॉफ होगा, ये क्या होगा, परपोषी होगा, तभी तो ये दूसरे से अपना
जो फूड है वो ले रहा है। देखो देखो सीक्वेंस वाइज समझो चीजों को। आपको देखो रिलेट कैसे करना है, ठीक है। आप एक एक करके एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे ऑप्शन एक एक करके ले सकते हैं। जैसे देखो देखो अगर हम यहाँ पे फफूंदी और प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो हमने कहा कि फफूंदी तो परपोषी है यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रोटोजोन्स है वो भी आपके पास क्या आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स आते हैं, ठीक है। आपने जब प्रोटिस्टा के बारे में बात की थी तो उसमें कुछ ऑटोट्रॉप भी थे, लेकिन कुछ क्या थे, हेटेरोट्रॉप भी थे। तो किसी पर्टिकुलर प्रोटोजोआ की बात यहाँ पे नहीं की गई है। अगर मैं जीवाणु और प्रोटोजोआ की बात करूं तो आपने कहा जीवाणु भी सेम है, स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोमा में भी सेम वही चीज आती है। शैवाल और जीवाणु की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि जो जीवाणु है वो स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप होता है, अपना फूड खुद बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है ये हमें क्लियरली पता है कि ये क्लियरली ऑटोट्रॉप है और ये क्लियरली क्या है, हेटेरोट्रॉप है, यानी कि एक स्वपोषी है और एक परपोषी है। तो अब देखो हमने क्या बोला है, हमने बात की है, हमने कहा ये जो जीव है ये क्योंकि इसे भोजन दे रहा है, इसका मतलब ये भोजन बना रहा है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो सीक्वेंस में कैसे करते हैं। तो ये क्योंकि इसको खाना दे रहा है, इट मीन्स कि ये अपना फूड बना रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ है। ये ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि इसमें है, ये ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि इसमें है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल है और तभी तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो अगर मैंने बोला इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस किस में होती है, आपने कहा प्लांट्स में होती है। और अगर मैं कहूं कि जो एल्गी है या जो शैवाल है वो प्लांट्स ही तो होते हैं, तो क्या जीव ए जो है वो एल्गी है, यस, जीव ए जो होगा वो एल्गी होगा। जीव बी हमने कहा क्योंकि ये इससे खाना ले रहा है, क्योंकि ये इससे खाना ले रहा है, इट मीन्स नो क्लोरोफिल फाउंड, नो क्लोरोफिल, ठीक है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है। अगर इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है तो इसमें आपने कहा ये कैसे होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफ होंगे। कंप्लीट हेटेरोट्रॉफ जो थे वो हमारे पास कौन आए थे, क्या हमारे पास वो फंजाई आई थी जिसको हम कवक कहते हैं, क्या ये क्या आए थे, कवक आए थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि शैवाल और कवक के बीच, हमने बोला क्या कि शैवाल और कवक के बीच क्या बनता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। शैवाल जो है वो क्या दे रहे हैं, कवक को फूड दे रहे हैं, और कवक वापसी में बदले में क्या दे रहा है, आपने कहा ये मॉइस्चर देगा, ठीक है, ये मिनरल्स देगा, ये मिनरल्स देगा, ठीक है। तो एल्गी भी कुछ दे रहा है कवक को और कवक भी कुछ दे रहा है एल्गी को, और इस प्रकार से ये जो संबंध बनता है इसके फलस्वरूप यहाँ पे लाइकेन का निर्माण होता है। तो आपने कहा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर 4 कौन सा आपका, शैवाल और फफूंदी, एल्गी एंड फंगस जो है उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। क्लियर है, एक बार देखो अपने सारे ऑप्शंस और अपना सही ऑप्शन जो है वो आप लोग चूज करेंगे। आ जाओ जो आपका 7th ऑप्शन है। फिर पूछेंगे किसी कोशिका के भीतर वो कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।
क्या बोला गया है? विच स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड। आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है लिंग निर्धारण से संबंधित। आपको बताना है कि किसी कोशिका जो सेल होती है, अब आपको ये पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स, बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है, ठीक है। और आपका सेल के अंदर वो कौन सी चीज है जो किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है कि वो मेल होगा या वो फीमेल होगी, ठीक है, वो कौन सी चीज है? ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका की बात हो रही है तो कोशिका की संरचना थोड़ा सा देख लेंगे। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, सेकेंड है न्यूक्लियस या केंद्रक, तीसरा है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, और चौथा है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। यह है सेल, CELL सेल, और यह है क्रोमोसोम। अच्छा, मैं इसको काट के पूरा यहीं पे लिख दूं। क्रोमोसोम, ठीक है। चारों ऑप्शन देखो एक बार, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके चीजों को। चलिए, चारों ऑप्शन देख लिए हैं एक एक करके। साइटोप्लाज्म क्या है? जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक क्या है? जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है? जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गुणसूत्र क्या है? जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। वो एक बार आकर के देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपने सेल को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। जब क्लास 9th में आप जाएंगे तब एक पूरा सेपरेट चैप्टर आपके पास आएगा जिसको हम कहते हैं सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और वहां पर आप सेल को बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आया है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो एक सेल का बेसिक जो डायग्राम है वो आपको बताते हैं। ये सेल है जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, और सेल के अंदर एक तरल भरा हुआ होता है, ठीक है। जो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं मैं सिर्फ उतने ही पार्ट्स आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपने सेल को पढ़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स हम सेल के डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो ऑप्शन में है वही करेंगे। तो दो पार्ट तो हो गए हैं, एक तो सबसे बाहरी जो परत है जो रेड कलर में हमें देखने को मिल रही है, और एक जो इसके अंदर तरल भरा हुआ है। ठीक है, दो पार्ट तो ये हो गए हैं, तीसरा पार्ट ये हो गया है, चौथा पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट यानी चार हमारे पास लेबलिंग आती है। चलो अब इनकी लेबलिंग कर लेते हैं कि किसका क्या नाम है। तो एक ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन का, जो कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। चलो, पहला पार्ट तो ये है। दूसरा, सेल के अंदर एक तरल भरा हुआ रहता है, उसका नाम है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आया था, इसका नाम है कोशिका द्रव। तीसरा जो आता है यह है हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, ये जो हमारे आते हैं ये हमारे आते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज है जो किसी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे किसी भी फीचर्स में लिंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, देखो एक बार क्या पढ़ा था। गुणसूत्र का मतलब क्या होता है, केंद्रक क्या है, कोशिका द्रव क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। देखो एक बार, देखो ये करके फंक्शन को समझते हैं। कोशिका के जो जो पार्ट्स हमारे पास आए हैं, पहला हमने बात की है कोशिका झिल्ली के बारे में। सबसे बाहरी परत है तो क्या कर रही है? इसको सुरक्षा प्रदान कर रही होगी, ठीक है।
किसको, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करेगी, उसकी संरचना को यहाँ पे बनाएगी, और चीजों के कौन सी चीज सेल के अंदर कौन सी चीज सेल के बाहर आएगी ये डिसाइड करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म आपने कहा तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक्चुअली में एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो एक तो ये है पूरा जो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन और आते हैं जिनको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है क्या, एक तरल पदार्थ होता है जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है, और यहाँ पर पाया जाता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक एक्चुअली में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या न्यूक्लियोप्लाज्म और हमारा जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये हमारे पास आते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों में आपको मिलेंगे हमारा जो डीएनए है वो पैक होकर के रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, डीएनए। डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें पता है। ठीक है, अब थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, क्या डिफरेंस होता है, देखो ये एक सिंबल है किसका, डीएनए का, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब हमने कहा डीएनए जो है, डीएनए की पैकिंग होने लगती है, ये जो डीएनए है इसकी पैकिंग होने लगती है, कैसे होती है, डीएनए एक प्रोटीन के चारों ओर ऐसे लिपट जाता है, जैसे कि हमने बात की है कोई गोल सी एक चीज है और उसमें हमने धागा ऐसे क्या किया है, रैप कर दिया है। कुछ वैसा ही होता है कि एक प्रोटीन है और प्रोटीन गोल सी कोई प्रोटीन है और प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए है वो इस प्रकार से लिपट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो प्रोटीन है उसके अलावा एक और प्रोटीन आती है, ठीक है। तो हमने कहा कि ऐसे जो डीएनए है वो क्या होता है, प्रोटीन में लिपट जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स भी आती हैं, कुछ और प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये जो संरचना है ये डीएनए है और ये संरचना है ये क्रोमोसोम है जिसको मैं गुणसूत्र कह रही हूँ, दोनों में अंतर क्या है, ये तो सिर्फ आपका डीएनए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका डीएनए है, डीएनए के साथ आपकी एक प्रोटीन है जिसका नाम हिस्टोन है। ठीक है, एक और प्रोटीन है जिसका नाम नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है। इन तीनों चीजों के मिलने से क्या बना है, गुणसूत्र बना है। तो गुणसूत्र और डीएनए में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया। डीएनए जो है वो बहुत लंबा होता है, धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी लंबा होता है, मीटर्स में लंबा होता है। और आपने कहा जब वो एक अरेंज रहता है, कैसे एक रॉड शेप में ऐसे अरेंज रहता है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि डीएनए जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना होता है, या डीएनए एक्चुअली में क्या है, ये धागे नुमा संरचना क्या है, ये भी अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि इसमें एक होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या है, पेंटोस शुगर क्या है, एक्चुअली में एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, क्लास 6-7 में पढ़ा है हमने। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है, तो इसमें पेंटोस शुगर होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, आपने कहा हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर हमारी ही बॉडी में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट केमिकल्स आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कुछ विशिष्ट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है डीएनए।
तो डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। आपने कहा कि डीएनए भी क्या है, अलग अलग चीजों से मिलकर के बना होता है। डीएनए का निर्माण जो होता है वो पेंटोज शुगर से होता है, नाइट्रोजनस बेस से होता है, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे यहाँ पर होता है। ये तीनों चीजें मिलकर के यहाँ पे हमारे डीएनए को बनाती हैं। चलो, ये बात तो हो गई है। अब ये ध्यान दो कि डीएनए का काम क्या होता है। आपने कहा डीएनए में हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, ऐसे ही हमारी सेल में, एक सिंगल सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? अगर मैं नंबर की बात करूं तो हमने कहा टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं एक सेल में। और ऐसे हमारे हर सेल में होगा, हर सेल में हमारे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 या 46 गुणसूत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात यह है कि इन गुणसूत्रों के बारे में हमने क्या पढ़ा है। जब हम लिंग निर्धारण पढ़ रहे थे तब आपने गुणसूत्रों के बारे में बात की थी, क्या फंक्शन था वहां पर या क्या रोल था वहां पे, वो आपको एक बार घर से रिवाइज करके लेके आना है, ठीक है। तो इससे आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।